Hello students, welcome back to CATG online classes. This is class 9th English, lecture 2 of The Road Not Taken. The Road Not Taken, written by Robert Frost, has some biographical references, as I told you in my previous lecture, कि इसका जो background है वो Robert Frost की life से related है. And if you have not gone through that, then do check it out on CATG YouTube channel. You will get it. Now let's quickly start our today's analysis, followed by poetic devices and some NCERT questions. Now today's analysis starts with the same point where we left in the previous class, that is कि जो ये पूरी पोएम है, ये पोएम, ये पोइट्री, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की है. हम सबके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हमें डिसीजंस लेने होते हैं और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. देखने में हमें दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं एंड वी फील लॉस्ट, वी फील कंफ्यूज्ड, वी आर ऑलवेज इन अ डिलेमा. डिलेमा वर्ड मैंने लेक्चर 1 में भी यूज किया था. सो वी आर ऑलवेज इन अ डिलेमा एज टू व्हाट इज द राइट वे ऑफ राइट डिसीजन और राइट चॉइस, जैसा कि इसमें ट्रैवलर ने फील किया है जो एक्चुअली पोएट के को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो इस पोएम के एंड में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा, पोएम का जो एंडिंग था, that the poet says that ages and ages hence he would be telling to his future generations that once he was going through a forest and two roads diverged in front of him, and what did he do? He chose the less traveled by and that made all the difference. At first go सुनने में ये लग रहा है कि ये तो मतलब बढ़िया ही डिसीजन है, मतलब ये डेफिनेटली सक्सेस को ही डिनोट कर रहा है. एट फर्स्ट गो if you just give a glance you will feel कि ये तो सक्सेस की बात ही कर रहा है. But that is not what the poet wants you to interpret from his poem. The poet wants that you understand the dilemma, the complications associated with decision making as a process. जब डिसीजन मेकिंग चलती है दिमाग में, जब हमें डिसीजन लेना होता है, तो जो मल्टीपल थॉट्स का ताना बाना होता है उसको समझना है इस पोएम में, ना कि उसके नतीजे को. पूरे पोएट्री में कहीं पे भी पोएट ने ये नहीं कहा है कि उनका ये डिसीजन अच्छा हुआ या बुरा हुआ. Even in the end he leaves it open ended, saying that has made all the difference. उन्होंने ये नहीं कहा है कि that may brought me success in my life. Okay, यानी कि जो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो लेस ट्रैवल्ड बाय रोड है, जो अनकन्वेंशनल पाथ है, जो ज्यादातर लोग नहीं चूज करते हैं, वैसे रास्ते को चुना जो उन्होंने, इतना तो तय है कि इस रास्ते पर चलने के बाद जिंदगी बदल जाएगी. अच्छे के लिए बदलेगी या बुरे के लिए बदलेगी ये तो वक्त ही बताएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट द पोएट वांट्स इवन द रीडर्स टू अंडरस्टैंड. He always kept wondering about the other road, what would have happened had he chosen the other road, but he never talks about the result of this entire poem, the entire decision that he took. Okay, and this is the most important point that you need to understand. इस पूरे पोएम का जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, मोस्ट आस्क्ड लाइन्स हैं, मोस्ट कोटेड लाइन्स हैं. So do make it a point that you understand that end very nicely. Okay, now after this we need to talk about the poetic devices used in this poem. Now what are the poetic devices? ऐसे before we talk about the poetic devices used, let's talk about what it is. जैसे मैंने throughout बोला कि poet ने बहुत सुंदरता से express किया है, अपनी बात को बहुत अच्छे से कहा है. बात कहने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम स्ट्रेट किसी चीज को कह दें या उसे हम बड़े सुंदर भाषा में प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें. सो ये जो सुंदर भाषा जिसे बोला जाता है, जो पढ़ने में सुनने में अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज फिगरेटिव लैंग्वेज. फिगरेटिव लैंग्वेज, अब लैंग्वेज को सुंदर कैसे करते हैं, उसके कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ उसके डिवाइसेस हैं, उन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, या जब पोइट्री में यूज होता है तो पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं. ओके, और इसे हिंदी में, हिंदी साहित्य में इसे अलंकार कहा जाता है. सो व्हाट डज द वर्ड अलंकार और फिगरेटिव स्टैंड फॉर? दे स्टैंड फॉर ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता, अलंकृत करना.
सो भाषा को सुंदर बनाने का जो तरीका है उसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच वो मेथड्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिनसे भाषा को सुंदर बनाया जाता है। इफ यू वांट टू गेट अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, you must check the class 11th video of English, which is completely dedicated to this figures of speech on CatG YouTube channel. And there are 2 videos, 2 lectures, and you will have a very nice and clear understanding of figures of speech, especially. Okay? यहाँ की अगर बात किया जाए, पोएटिक डिवाइसेस की बात किया जाए, सो जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज किए गए हैं, इसमें जो सबसे कॉमन डिवाइस है, यू विल कम अक्रॉस दिस इन एवरी सिंगल पोयम। कोई भी पोयम हो, कुछ भी हो, उसमें ये डिवाइस जरूर दिखता है, एंड दैट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? ये एक साउंड टेक्निक है, साउंड डिवाइस है। साउंड टेक्निक का मतलब होता है कि सॉरी कि साउंड टेक्निक का मतलब है कि कोई साउंड का इफेक्ट लाकर हम लाइंस में म्यूजिकल इफेक्ट लाते हैं। कुछ साउंड का प्ले करके म्यूजिकल इफेक्ट कैसे? जैसे कोई साउंड रिपीट करवाना, कोई वर्ड रिपीट करवाना, लाइंस में कुछ ऐसा हो रिपीटिशन, कोई पैटर्न हो उस रिपीटिशन का, राइमिंग वर्ड्स को इस तरह से रिपीट करा रहे हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट साउंड टेक्निक्स। ऐसे वर्ड्स को यूज करना जो साउंड को रिप्रेजेंट करें, ये सारे अलग अलग साउंड टेक्निक्स हैं, और इनमें सबसे कॉमन है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। ये बात याद रहे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड की बात करता है। कहां पे रिपीटेड? किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, और ये स्ट्रेस्ड सिलेबल हो, यानी प्रोमिनेंट कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट कर रहा है, तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। या फिर 2 या 2 से ज्यादा लगातार शब्द अगर सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसे भी हम एलिटरेशन कहते हैं। राइट नाउ, इस पोयम में क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल है वांटेड वेयर। ओके, नाउ वांटेड वेयर 2 लगातार शब्द हैं जो सेम साउंड से स्टार्ट किए हैं, व और व। एक बात इसमें एकदम याद रखने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एलिटरेशन जब हम खोजते हैं कहीं पर कि यूज हुआ है कि नहीं, तो स्पेलिंग मैटर बिल्कुल नहीं करता है, साउंड मैटर करता है। यानी यहाँ पे यदि W की जगह एक W होता और एक V होता और दोनों का व साउंड ही आ रहा होता, तो भी ये एलिटरेशन ही कहलाता। ओके, सो एलिटरेशन इज ऑल अबाउट साउंड एंड नॉट अबाउट स्पेलिंग्स। राइट नाउ, दूसरा जो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है, जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। अगेन बहुत कॉमनली यूज्ड पोएटिक डिवाइस है ये मेटाफर। कैसे? मेटाफर क्या होता है? इम्प्लाइड कंपैरिजन। अब जैसे इम्प्लाइड का मतलब क्या है, अब ये समझना चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, हम अगर बोलें कि ये बोर्ड को अगर हम किसी चीज से कंपेयर करें, तो स्नो से कर सकते हैं, बर्फ से। सो वी कैन से दिस बोर्ड इज एज व्हाइट एज स्नो। ठीक, बहुत सिंपल, एज व्हाइट एज स्नो। एज और एज को हम यूज करके बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि ये बोर्ड स्नो के जैसा सफेद है। ये मेटाफर नहीं है, ये कंपैरिजन है। ये एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है जो अभी इस पोएम में नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मेटाफर होगा उसमें एज या लाइक यूज करके नहीं बताया जाएगा। उसमें अगर हमें यही बात कहनी है कि द बोर्ड एज व्हाइट एज स्नो इज देयर ऑन द वॉल, अगर इसी बात को हमको मेटाफर यूज करके कहना है, तो हम कह सकते हैं देयर इज स्नो स्प्रेड ऑन द वॉल एंड आई लव राइटिंग ऑन दैट। स्नो स्प्रेड ऑन द वॉल, इसको सुन के तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कौन सा बर्फ फैला हुआ है दीवार पे। स्नो स्प्रेड ऑन द वॉल एक्चुअली इज कंपेयरिंग स्नो एंड दिस बोर्ड। ओके, और कैसे समझ में आएगा? ये
ये स्ट्रेट एक्सप्लिसिट कंपैरिजन नहीं होता है, ये साफ साफ लिखा नहीं होता है एज व्हाइट एज स्नो, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंपैरिजन है, इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट या इम्प्लाइड कंपैरिजन कहते हैं। ये इसीलिए इम्प्लाइड या इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहा जाता है। ओके क्योंकि ये एकदम क्लियरली ऐसे नहीं होता है कि दिस बोर्ड इज व्हाइट लाइक स्नो या दिस बोर्ड इज एज व्हाइट एज स्नो, ऐसा नहीं होता है। ये समझ के हमें खोजना होता है कि अच्छा यहाँ पे एक कंपैरिजन है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। जब स्नो इज स्प्रेड ऑन द वॉल कहा जा रहा है, यानी द बोर्ड एज व्हाइट एज स्नो की बात की जा रही है। ओके सो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, और इस पोएट्री में क्या कोई इम्प्लाइड कंपैरिजन किया गया है? यस। जो रोड्स हैं, जो दो रोड्स हैं जो ऐसे डाइवर्ज कर रहे हैं, दो रोड्स, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डाइवर्जेंट रोड्स पोएट के लाइफ में जो चॉइसेस अवेलेबल थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ जो कंपैरिजन है वो जो फॉर्क इन द रोड है, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्क। व्हाट इज फॉर्क? फॉर्क का मतलब है डाइवर्जेंस। द फॉर्क इन द रोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चॉइसेस या ऑप्शंस अवेलेबल इन द लाइफ ऑफ द पोएट। ओके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रोड इज कंपेयर्ड टू द ऑप्शंस इन द लाइफ। वैसे तो देखा जाए तो ये हर एक की लाइफ पे अप्लाई करता है, हम सब की, मेरे तुम्हारे सबके लाइफ पे अप्लाई करता है कि जो रोड है जो ऐसे जा रही है, और कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो हमारी स्थिति ऐसी होती है कि जो रास्ते हैं वो ऐसे बंट जाते हैं और हमें एक रास्ता चुनना होता है। ओके तो यहाँ पे लेकिन पोएट के लाइफ से रिलेटेड है, तो जो चॉइसेस अवेलेबल थी पोएट के लाइफ में उससे ये कंपैरिजन है फॉर्क इन द रोड का। ओके सो दिस इज अ मेटाफर। अच्छा अगर तुम ध्यान से इस पोयम को देखो, एक बार पूरा पोयम एक रीडिंग दो, यू विल रियलाइज कि थ्रू आउट द पोयम ये कंपैरिजन चल रहा है, कंटिन्यूअसली ये कंपैरिजन चलता ही चला जा रहा है। इट इज स्टार्टेड विद द फर्स्ट लाइन की एक ट्रैवलर जो कि पोएट से कंपेयर्ड है, फिर जो फॉर्क इन द रोड है दैट इज कंपेयर्ड टू द ऑप्शंस अवेलेबल, फिर वो दोनों ऑप्शंस कैसे हैं। अमेरिका में रहना आसान था तो फर्स्ट रोड भी पोएट को जो है वो बहुत इजीली और मच यूज लग रही थी। इंग्लैंड जाना एक डिफिकल्ट ऑप्शन था, बहुत अनकन्वेंशनल था, रिस्की था। उसी तरह से पोएट को सेकंड रास्ता भी जो था, वहां पे जो सेकंड रोड थी वो ग्रासी लग रही थी, वांटेड वेयर था, उस रोड को लोगों ने यूज नहीं किया था, कभी फर्स्ट रोड कभी सेकंड रोड, एंड फाइनली द पोएट मेक्स अ डिसीजन इन हिज रियल लाइफ टू गो टू इंग्लैंड। फाइनली ये डिसीजन पोएट ले लेता है। इसी तरह जो ट्रैवलर है वो भी फाइनली डिसीजन ले लेता है कि उसको सेकंड रोड पे ही चल के जाना है, अब वो रिस्की हो या जो भी हो। एंड जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पता नहीं था कि इंग्लैंड जाने के बाद लाइफ क्या टर्न लेगी, अच्छा होगा बुरा होगा, उसी तरह जो ट्रैवलर है ही इज ऑल्सो वंडरिंग कि अब क्या होने वाला है। बट जस्ट लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, just as Robert Frost was very sure that this was going to be the most momentous decision of his life, similarly the traveler was also convinced that this decision was going to make all the difference in his life. Okay, so that means कि ये जो comparison है ये पूरे पोयम में चलता चला जा रहा है at every single line, और ऐसा मेटाफर जो थ्रू आउट द पोयम एक्सटेंड कर रहा हो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर। ओके एक्सटेंडेड मेटाफर हम बोलते हैं उसको। सो यानी जो थर्ड हमारा पोएटिक डिवाइस इस पोयम में यूज हुआ है दैट इज एक्सटेंडेड मेटाफर। सो यू कैन फाइंड मेनी मोर। जब तुम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच का डिटेल्ड स्टडी करोगे, कहीं पढ़ोगे, या फिर जो वीडियोस मैंने सजेस्ट किए हैं कैट जी के, अगर उनको देखोगे, यू विल फाइंड मेनी मोर पोएटिक डिवाइसेस एप्लीकेबल टू द पोयम। आई हैव ओनली टेकन अप द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन वंस। ओके जो सबसे कॉमन है वही वाले लिए हैं। यू मे बी एबल टू फाइंड मोर,
that is up to you, and it will be very good if you learn to analyze a poem like this. ये भी poem के critical analysis का ही part होता है. Now let's quickly move on to the NCERT questions and see what do they talk about. और जैसा कि मैंने starting में ही suggest किया था that you should keep a mobile phone with you, where you can one more mobile phone actually, where you can open the PDF. PDF कहाँ से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो PDF and you can open that. Now see, पेज नंबर है 16 है इस PDF का, and you will see. First question is, where does the traveler find himself? He was in the forest in autumn season. What problem does he face? There is a road in front of him which has diverged and he really does not know which path to take. Okay. Discuss what these phrases mean to you. A yellow wood, yellow matlab autumn season, wood yani forest. It was grassy and wanted where? Grassy का मतलब है कि घास, it was full of grasses, and wanted where matlab it was less used. So the second road was full of grasses and it was less used. The passing there, that means people who passed by that road. Leaves no step had trodden black, that means nobody had walked on those leaves. Which leaves? Since it was autumn season, the leaves had fallen on the road, and on that particular morning nobody had walked on those leaves and crushed them black. How way leads on to way, that means how one way leads to another. कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है और हम लाइफ में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं. How does that happen? Okay. Is there any difference between the two roads as the poet describes them? First is in stanzas 2 and 3, and the second is in the last two lines of the poem. In stanzas 2 and 3, if you see, he seems in confusion. He is confused. Let's see. He says in stanza 2 that they looked just as fair, both the roads. Then he says the second one had a better claim because it was grassy and wanted wear. Then he says, though as for them, those who had passed there had warned them really about the same. मतलब जो लोग वहां से गए थे वो लगभग लग रहा था कि बराबर ही यूज किया है उन लोगों ने. फिर एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब दोनों एक ही कंडीशन में लग रहे थे, यानी कंफ्यूजन. कभी उसको सेकंड वाली बेहतर लग रही है बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, कभी उसको लग रहा है कि दोनों सेम है, कभी लग रहा है कि दोनों पे बराबर चल के गए हैं, फिर लग रहा है उसको कि नहीं, जो पत्ते गिरे हैं उस दिन सुबह उस पे कोई नहीं चल के गया है. दोनों रोड्स के पत्ते जो हैं वो अनक्रश्ड हैं, दे आर नॉट सॉइल्ड, दे आर नॉट क्रश्ड बाय एनीबॉडी वॉकिंग ऑन देम. ट्रॉड का मतलब मैंने बताया था टू वॉक, सो ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है सॉइल्ड एंड क्रश्ड बाय वॉकिंग ऑन देम. तो उस दिन सुबह जिस दिन ट्रैवलर वहां जाके खड़ा था कोई भी चल के नहीं गया था. सो दैट शोज very much confusion in his mind, dilemma. He does not know which road is better. ये stanzas 2 and 3 की बात हो रही है. And then the questions, the second part of the question says, in the last two lines of the poem, in the last two lines of the poem, there is clear decisiveness. He has made up his mind. There is no confusion in his mind now. He is very clear. He has to go ahead with the second one. And he says that he would be telling this to his future generations, that he had two choices, two options available, and he chose the one which was less traveled by. He was very clear. अब वो एकदम clear हो गया कि एक less traveled है, एक more traveled है. So he chose the less traveled by road, and that came to be, that became the turning point of his life, that turned out to be the most important decision of his life. Okay, so last two lines में बिल्कुल clear है, there is nothing clouding up his thoughts. उनके thoughts एकदम clear हैं, कोई confusion नहीं है. Second और third stanza में बहुत ज्यादा confusion था. Last stanza आते आते कोई confusion नहीं है. Last two lines में he is very sure कि ये second road ही है जो उसको उसके destiny ने दिया है, और सेकेंड रोड पर जाके ही उसकी डेस्टिनी चेंज होनी है. चेंज होके अच्छी होनी है या बुरी होनी है पता नहीं, बट चेंज इसी रास्ते पे चल के आएगा. सो दैट शोज हिज डिसाइसिवनेस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड बाय द टाइम he reaches the last line of this poetry. Okay,
And then comes the question number 4. What do you think the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? So last two lines of the poem, what do they mean? We have already talked about it, that the poet knows this is going to be the turning point. He has taken the risk, he has chosen the less traveled path, and now his life is going to change, and only time would tell whether it would be in his favor or against him. Okay, so these are the last two lines. And looking back, does the poet accept it or reject it? Well, it seems the poet has accepted it, because the poet is saying कि अब जो भी होगा, this is my choice. So that means he has accepted it, he has no regrets. However, he did wonder what would have happened had he chosen the first path. He is wondering, he seems to be wondering, but as far as acceptance and regret, it is very clear he has accepted his fate. He has accepted कि अब जो किस्मत दिखाएगी सब ठीक है, but मैं इस सेकंड वाले रास्ते के साथ ही जाऊंगा. Okay, so this is the end of the question answer discussion of this particular poetry. Now, one last thing before I finally wind up this discussion on this poetry and the lecture 2 along with it. One final point. इतना कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस पोएट्री में. Did we talk about the title of the poem? इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है. ये सिर्फ जस्ट बिकॉज सम टाइटल हैड टू बी गिवन इसलिए टाइटल नहीं डाला गया है. There is a reason why this title has been given, and let's see if you can guess that reason. Let's write the title here clearly. The Road Not Taken. अगर मैं पूछूं तुमसे कि ये नाम क्यों रखा पोएट ने इस पोएम का, तो तुम्हारा इंस्टेंट आंसर होगा प्रोबेबली, ज्यादातर लोगों का, हो सकता है कुछ लोगों का दूसरा आंसर भी हो, बट तुम्हारा इन जनरल ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा कि रोड नॉट टेकन इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि पोएट ने वो रोड चुनी जो ज्यादातर लोग नहीं चुनते हैं. इसको लिख भी लेते हैं इस बात को. द पोएट और द ट्रैवलर, लेट्स से द ट्रैवलर, the traveler chose the road which others didn't. जो दूसरे लोगों ने नहीं चुना उस रोड को ट्रैवलर ने चुना. ये तो एक हो गया मीनिंग. क्या कोई और भी इसका मीनिंग है? इज देयर एनीथिंग एल्स विच इज देयर? एक बार फिर से सोचो. Stanza 1. Let's once more go through the poem. एक बार फिर हम उस पोएम को देखते हैं कि इस पोएम में क्या लिखा हुआ है. Stanza 1 की अगर बात की जाए तो Stanza 1 की सेकेंड लाइन से कहती है, And sorry I could not travel both. Mark it. मार्क करते चलो, कहीं पर नोट करते चलो. Stanza 1 की सेकेंड लाइन. And be one traveler. That means since he was a single human being, he could not travel both the roads. Now stanza 2, he says just as fair, यानी दोनों रोड्स लगभग बराबर थी, जो लोग गुजरे थे वो ऑलमोस्ट उन्होंने सेम यूज किया था. स्टैंजा 3 में भी वो कहता है कि दोनों रोड्स के जो पत्ते हैं वो क्रश नहीं हुए थे. बट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज लाइन नंबर 3, स्टैंजा 3 का लाइन नंबर 3. एंड व्हाट इज दैट? ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ओके, यानी कि, और स्टैंजा 4 भी अगर हम देख लें, हालांकि ये दो लाइन सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं. स्टैंजा 4 में भी वो पहले लाइन में कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, बट स्टैंजा 1 का सेकेंड लाइन एंड स्टैंजा 3 का थर्ड लाइन, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. और ये क्या हमें बता रही हैं? ये बता रही हैं द पोएट वॉज वंडरिंग अबाउट द लेफ्ट आउट रोड. Though he was confused, he finally clarified his thoughts. He finally made up his mind. He chose a road. He accepted his decision. But he kept on wondering about what would have happened had he chosen the first road. पहली रोड अगर चूज किया होता तो क्या होता
इस बात को लेकर वो थ्रू आउट द पोएम एक यू कैन से गेसवर्क में था, इजंट इट? और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस टाइटल का एक सेकेंडरी मीनिंग भी है, एंड दैट इज, लेट्स राइट हियर, द पोएट केप्ट वंडरिंग, द ट्रैवलर केप्ट वंडरिंग, you can say the poet or the traveler, since the traveler represents the poet, kept wondering about what? About the road he had not taken. Did you get it? Did you get it? Did you understand my point? The road he had not taken, ये इसमें कीवर्ड है. He kept wondering about it, the road that he had not taken. यानी इस टाइटल के दो इम्प्लीकेशंस हैं. एक कि ये पूरी पोएट्री जो है इस बात पे है कि जो ट्रैवलर है, जो पोएट है, उसने जीवन का वो रास्ता चुना जो इन जनरल दूसरे लोग नहीं चुनते हैं, विच अदर्स डू नॉट चूज. और दूसरा इम्प्लीकेशन है कि जो ट्रैवलर है वो हमेशा लगातार ये सोचता रहा कि क्या होता अगर मैं दूसरा वाला, अगर मैं फर्स्ट वाला पाथ चूज करता. सो इफ यू आर आस्क्ड टू जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस पोएम, यू नीड टू थ्रो लाइट ऑन बोथ दीज एस्पेक्ट्स. ये दोनों ही चीजों को डिस्कस करना जरूरी है, और ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस. इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, बट दिस इज again a very important long answer question which you may get in any of the assessments or exams. Okay, so children, I hope you have understood this poetry, and do revise it, do go through the lectures repeatedly so that you don't miss any important point. And till we meet in the next lecture with chapter 2, all of you take care. Bye.